हाँ हेलो। लास्ट क्लास के बातों को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में ये 5 सवाल हम आपको होमवर्क में दिए थे। तो इन 5 सवाल को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। पहला सवाल है जो कि बड़ा ही सरल सवाल है कि 8 और 8 मैग्नीट्यूड के 2 वेक्टर हैं, इधर भी 8 और इधर भी 8, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का एंगल पूछा गया था। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, हम आपको ये बात बता चुके थे ना कि ए और ए थीटा एंगल बना रहा होगा तो 2a cos θ/2 होगा और रिजल्टेंट आधा आधा एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे 8 और 8 90 डिग्री पे हो तो रिजल्टेंट सीधे 8√2 होता है, रटवाए थे। और बराबर एंगल है, बराबर मैग्नीट्यूड है तो एंगल को बाइसेक्ट करेगा तो ये 45 डिग्री होगा। इसको पता करने का दूसरा तरीका था √8² प्लस 8² प्लस 2 × 8 × 8 cos 90 डिग्री, है ना। cos 90 0 होगा तो √64 प्लस 64 दैट इज √2 × 64। तो आंसर आ जाएगा 8√2। या तो हम आपको बताए थे कि बराबर बराबर साइड हो तो रिजल्टेंट एंगल को बाइसेक्ट करता है, वहाँ से 45 डिग्री बोल सकते हैं। और नहीं तो tan डेल्टा का वैल्यू रखेंगे तो लिखेंगे b sin θ/a प्लस b cos θ दैट इज 8 sin 90 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 8 cos 90, जिसका वैल्यू आ जाएगा 8/8 दैट इज 1। तो tan डेल्टा 1, तो डेल्टा का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। यस और नो? ओके, ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल में आपको दिया गया था, ये वेक्टर था कितने मैग्नीट्यूड का, 6 मैग्नीट्यूड का, नहीं, और ये वेक्टर था कितने मैग्नीट्यूड का, 8 मैग्नीट्यूड का, और दोनों के बीच एंगल कितना था 90 डिग्री, है ना। तो रिजल्टेंट पूछा गया था। इस तरीके का सवाल हम लोग किए हुए हैं कि एक रेक्टेंगल है और रिजल्टेंट डायगोनल के अलॉन्ग होगा तो रिजल्टेंट सिंपली हो जाएगा √6² प्लस 8²। हम लोग ये चीज़ पिछला क्लास में भी किए थे कि रेक्टेंगल का डायगोनल होता है √a² प्लस b²। वैसे भी देखोगे तो रिजल्टेंट हो जाएगा 6² प्लस 8² प्लस 2 × 6 × 8 cos 90। तो तीसरा वाला टर्म खत्म हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 10। अच्छा, ये एंगल डेल्टा है तो हम लॉजिक से भी बता सकते हैं tan डेल्टा, आपने ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से भी। tan डेल्टा हो जाएगा हाइट बाई बेस, ये 8 है तो यहाँ भी हाइट 8 ही होगा, 8/6 दैट इज 4/3। तो डेल्टा का वैल्यू कितना हो जाएगा 53 डिग्री। डेल्टा का वैल्यू कितना हो जाएगा 53 डिग्री। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये इसको घेर करके यहाँ से हटा सकते हैं क्या सौरभ जी, माने ए वाले पार्ट को हटा सकते हैं क्या? एक दो वीडियो में हम देखे थे कि लोग बाग इसको काट करके हटा देते हैं। हाँ, सेलेक्ट, हाँ, अच्छा ये वाला पार्ट, हाँ, इसको क्या करें हम लोग, अच्छा इसको छोटा कर सकते हैं, तो छोटा करके अलग साइड में रख देते हैं इसको, नहीं ठीक है, ओके, पेन पे आ जाए, वेरी गुड। तो फिर तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, 20 और 40 का कितना डिग्री एंगल पे है, ये 20 है और ये 40 है, दोनों के बीच एंगल है 120 डिग्री। और पूछा गया है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा और रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी क्या होगा। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है और ये एंगल डेल्टा है। डायरेक्ट अगर लिखेंगे तो लिखेंगे √20 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 2 × 20 × 40 × cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री -1/2 होगा तो ये वाला चीज़ आएगा 400 प्लस 1600, 400 प्लस 1600। और cos 120 -1/2, 2 से 2 कट गया तो -800, यस और नो। तो ये वैल्यू हो गया 1600 - 800 दैट इज 800। सो 400 प्लस 800 दैट इज √1200। सो 400 को बाहर कर देंगे तो 20 बाहर हो जाएगा, अंदर में √3 बचेगा। आगे याद भी रखिएगा, अगर इसका मैग्नीट्यूड a है और इसका मैग्नीट्यूड 2a है, एंगल 120 डिग्री है तो हमेशा रिजल्टेंट आएगा a√3। पिछला 2-3 सवाल में हमको ऐसा आया है।
डेल्टा ऐसे केसेस में 90 डिग्री आता है, हम प्रूव करके भी आपको अभी बता देते हैं। tan डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, b साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। b कितना है 40 है, 40 साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 20 प्लस 40 कॉस 120 डिग्री। तो ये हो जाएगा 40 गुने √3/2 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 20 कॉस 120 इज -1/2, तो 40 से 2 कटेगा, 20 बचेगा, 20 माइनस 20 0, तो ऊपर में 20 √3 होगा बट नीचे में 0 हो जाएगा। सो tan डेल्टा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, tan डेल्टा नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो डेल्टा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। जो अच्छा क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, उसको डिस्कस कर लें। ये सब तो खाली डेटा पुटिंग था, है ना, कि पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। फैन बंद कीजिए। ओके, आगे बढ़े। ठीक है, तो वो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया। डेल्टा का वैल्यू 90 डिग्री और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 20√3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो था उसमें दिया गया था कि ये ए है जिसका मैग्नीट्यूड 12 है, जिसका मैग्नीट्यूड 12 है, और एक बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कैपिटल बी है। ये एंगल 30 डिग्री है और ये ऑब्वियसली 90 डिग्री है, ठीक। और रिजल्टेंट का वैल्यू भी दिया हुआ नहीं है, बोल रहा है रिजल्टेंट का वैल्यू बताओ और इस b का भी वैल्यू बताओ, है ना। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या क्या जानकारी हमारे पास है, हमको मालूम है a का मैग्नीट्यूड जो कितना है 12 है, b का मैग्नीट्यूड पता नहीं, और थीटा हमको मालूम है, दोनों के बीच एंगल, दोनों के बीच एंगल कितना है 120 डिग्री, ठीक। दोनों वेक्टर के बीच एंगल है 120 डिग्री, और डेल्टा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री। डेल्टा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, क्योंकि रिजल्टेंट और ए के बीच एंगल 90 डिग्री है। तो जो सबसे कम मिनिमम जो हम कर सकते हैं वो tan डेल्टा का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो tan डेल्टा का वैल्यू कितना है, tan डेल्टा होता है b साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ हो जाएगा tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री इज इक्वल टू बी साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 12 प्लस बी कॉस 120 डिग्री। tan 90 जो होता है वो होता है नॉट डिफाइंड, माने इन्फिनिटी के बराबर नहीं लिखना चाहिए, बट फिर भी लिख दे रहे हैं, हम लोग फिजिक्स के टीचर हैं, मैथ्स वाला उतना चीज़ नहीं ध्यान देते हैं। तो अगर ये नॉट डिफाइंड हुआ मतलब नीचे वाला चीज़ कितना है 0 है, नहीं, अगर कोई फ्रैक्शन नॉट डिफाइंड है तो डिनोमिनेटर उसका कितना है 0 है, मतलब 12 प्लस बी कॉस 120 इज इक्वल टू 0। तो 12 माइनस बी बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0। सो 12 बराबर बी बाई 2, बी बराबर कितना 24, बी बराबर कितना 24। तो हमको बी का वैल्यू भी पता चल गया, b का वैल्यू भी पता चल गया। अब जब b का वैल्यू पता चल गया तो अब रिजल्टेंट का वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, निकाल सकते हैं ना, क्योंकि a और b के बीच हमको एंगल पता है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी पता है। अभी अभी तुमको बताए थे ये अगर a हो और ये 2a हो, दोनों के बीच 120 डिग्री एंगल हो तो रिजल्टेंट होता है √3 इंटू a, जैसे यहाँ 20 इंटू √3 आया था, वैसे यहाँ ये 12 है और ये वाला आया है 24, इसका जस्ट डबल, और दोनों के बीच एंगल 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट कैलकुलेट भी करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 12√3। अगर रिजल्टेंट कैलकुलेट भी करेंगे तो उसका वैल्यू 12√3 आएगा। वैसे कैलकुलेट करना है तो कर लो। रिजल्टेंट बराबर लिखेंगे a स्क्वायर माने 12 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माने 24 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी इंटू कॉस 120 डिग्री।
ऐसा करने के बाद हम लोग लिखेंगे अंडर रूट 144 प्लस 4 इंटू 144, 24 का स्क्वायर ऐसे ही निकाल सकते हैं, 2 गुना 12 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 12 का स्क्वायर 144, और cos 120 माइनस 1/2 हो तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस 24 गुना 12। ठीक है। अब अगर हम इसमें से 144 को कॉमन ले लेते हैं, तो 144 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे पहला में बच जाएगा 1, यहाँ पे बच जाएगा 4, और यहाँ पे बच जाएगा -2, तो आंसर आ जाएगा 144 को बाहर कर लेंगे तो आ जाएगा 12, रूट के अंदर बच जाएगा 5 - 2 दैट इज़ 3। तो फाइनली रिजल्टेंट का वैल्यू भी जो हमको मिला है दैट इज़ 12√3। चूँकि b का वैल्यू आ गया और दोनों के बीच एंगल 120 डिग्री मालूम है, तो हम रिजल्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे हम बोल रहे हैं आपको कि आप याद ही रखिएगा कि अगर ये a है और ये 2a है, दोनों के बीच 120 डिग्री है, तो पक्का पक्का रिजल्टेंट जो होगा वो होगा आपका a√3, और रिजल्टेंट कितना डिग्री एंगल बनाएगा? 90 डिग्री एंगल बनाएगा। किससे? a के साथ। ठीक है, आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग बात। तो ये जो चौथा क्वेश्चन था जिसमें आपको दिया गया था a का वैल्यू 12, b का वैल्यू पता नहीं, और रिजल्टेंट जो है a के परपेंडिकुलर है, तो बताओ b कितना और r कितना? तो b हमको मिल गया 24 और रिजल्टेंट मिल गया 12√3। उसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ लिख दिए हुए हैं। ठीक है, यही सॉल्यूशन है। ठीक है, पहले तो हम डेल्टा 90 डिग्री के यूज से b निकालें और रिजल्टेंट का वैल्यू √a² + b² + 2ab cos थीटा करके कर लिए, रिजल्टेंट आ गया 12√3। इज दैट ओके? फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिए आप सारे लोग। 5 में दिया है दो वेक्टर, एक का मैग्नीट्यूड p है और दूसरे का मैग्नीट्यूड q है। दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 2p के बराबर है जब p और q के बीच एंगल थीटा है, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड p हो जाता है जब p और q के बीच एंगल 180 - थीटा हो। तो बताओ p/q कितना है? पहला बात क्या बोला कि अगर ये p है मैग्नीट्यूड का और ये दूसरा q मैग्नीट्यूड का, और दोनों के बीच एंगल थीटा हो, दोनों के बीच एंगल थीटा हो, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा, है ना? और रिजल्टेंट का वैल्यू कितना बोल रहा है? ये 2p। रिजल्टेंट का वैल्यू कितना बोल रहा है? 2p। तो हम लोग 2p का वैल्यू क्या लिखेंगे? √pa² + q² + 2pq cos थीटा, दैट इज योर 2p। फिर क्या बोला? फिर क्या बोला कि p और q के बीच एंगल कितना हो गया? 180 - थीटा। p और q के बीच एंगल कितना हो गया? 180 - थीटा। और उस कंडीशन में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? उस कंडीशन में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो गया? p के बराबर। ऐसा बोल रहा है कि जब दोनों के बीच एंगल 180 - थीटा है तो रिजल्टेंट p हो गया। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे? p बराबर लिखेंगे √pa² + q² + 2pq cos 180 - थीटा। cos 180 - थीटा। cos 180 - थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। हमको इस दोनों को ही सॉल्व करना है। सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे तो पहला इक्वेशन का स्क्वायर आ जाएगा 4pa² = pa² + q² + 2pq cos थीटा, है ना? और इसको स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा pa² बराबर pa² + q² - 2pq cos थीटा। क्यों? क्योंकि cos 180 डिग्री माइनस थीटा होता है माइनस
कॉस थीटा। अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ देते हैं, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो 2p q cos थीटा 2p q cos थीटा कट जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5p स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर। तो बेसिकली आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3p स्क्वायर बराबर 5p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर दैट इज 3p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो p बाई क्यू का वैल्यू आ जाएगा √2/√3। तो ये आपके आखिरी सवाल का आंसर है। ठीक, यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ख़त्म होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला पेज पे बढ़ते हैं। पांचों क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए, आप आराम से वीडियोस देख सकते हैं। चलिए अब अगला जो लॉ है वेक्टर्स को जोड़ने का, एक तरीका तो था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सुनिएगा मेरी बात। पैरेललोग्राम लॉ क्या बोला था कि जब भी दो वेक्टर को जोड़ना हो तो पहले दोनों वेक्टर को कैसे अरेंज करो, टेल टू टेल। कैसे अरेंज करो, टेल टू टेल। और उसके बाद टेल टू टेल अरेंज करने के बाद उस दोनों वेक्टर को किसी पैरेललोग्राम का साइड मानते हुए पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। और पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद एक ऐसा डायगोनल बनाओ जो दोनों वेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट से ओरिजिनेट कर रहा हो और वो डायगोनल आपको दिखाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो यहाँ पर ट्राइंगल लॉ जो है वो कहता है कि if you want to add vector A and vector B, अगर आप वेक्टर A और वेक्टर B को जोड़ना चाहते हैं, then arrange vector A and vector B in head to tail manner। head to tail manner, पहले दोनों को कैसे अरेंज कर लो, head to tail manner। then resultant can be drawn, resultant can be drawn from tail of first vector to head of second vector, head of second vector। माने रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, सुनिएगा मेरी बात। कह रहा है कि अगर दो वेक्टर को आपको जोड़ना हो, जैसे कि मान लीजिए कि वेक्टर ए है, वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड कैपिटल ए है और एक दूसरा वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड कैपिटल बी है, तो ये दोनों को अरेंज कर लो। कैसे अरेंज कर लो, पहले के हेड पे दूसरे के टेल को रख दो, पहले के हेड पे दूसरे के टेल को रख दो और उसके बाद आपको अगर रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, पहले तो हेड टू टेल मैनर में रख दीजिए, पहले के हेड पे दूसरे के टेल को रख दिए। और अगर रिजल्टेंट ड्रॉ करना है तो रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ कर सकते हो, रिजल्टेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर। माने यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक कर देंगे। ठीक, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ऐसा लॉ बोला और लॉ बोल के बोला कि ऐसा कर लो, हम एक्सपेरिमेंटली देखे हैं, ऐसा ही आंसर आता है कि अगर ए मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर है और बी मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर है और दोनों के बीच एंगल थीटा है। आप ये बात तो जरूरी समझ रहे होंगे कि दोनों ए और बी के बीच एंगल ये नहीं होगा बल्कि इधर वाला होगा, क्योंकि एंगल पता करने के लिए दोनों का टेल एक जगह होना चाहिए, तो इसको पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे। थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी और ये एक जो है सो बड़े ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बी जो है सो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो फिर हम लोग रिजल्टेंट ड्रॉ किए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, अब ये लॉ बोल दिया, अब इसके बारे में तहकीकात करना, हिसाब किताब करना, ये सब गणित का काम है, थोड़ा सा हम लोग मैथ्स कर लेते हैं। ठीक है, चलिए जैसे पहले अगर लिखना है तो ये चीज़ लिख लो, समझाते हैं हम आपको। रिजल्टेंट जो होगा वो पहले के टेल से निकलेगा और दूसरे के हेड तक जाएगा और जो ओरिजिनल वेक्टर होंगे वो हेड टू टेल मैनर में
अरेंज होंगे। जैसे अगर मैं आपसे ऐसा कहूं ट्रायंगल लॉ के मुताबिक किस दोनों का रिजल्टेंट कौन है, ई एफ जी ऐसे बना दिए, किस दोनों का रिजल्टेंट कौन है, इसमें से रिजल्टेंट कौन है? रिजल्टेंट वो होगा जो पहले के टेल से निकलेगा और दूसरे के हेड तक जाएगा। तो ये किसी के टेल से ओरिजिनेट हो रहा है? नहीं, एफ वेक्टर किसी के टेल से ओरिजिनेट नहीं हो रहा। क्या जी वेक्टर किसी के टेल से ओरिजिनेट हो रहा है? हो तो रहा है, लेकिन ये दूसरे के हेड पे नहीं जा रहा है, ये दूसरे के टेल पे जा रहा है। तो यहाँ पर ई वेक्टर जो है सो पहले के टेल से दूसरे के हेड पे जा रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जी वेक्टर और एफ वेक्टर दोनों मिला तो रिजल्ट क्या हो गया? ई वेक्टर। रिजल्ट क्या हो गया? ई वेक्टर। या मान लीजिए डी वेक्टर है ये, और ये ई वेक्टर है, और ये एफ वेक्टर है। एक मिनट, ये ई वेक्टर है। तो इसमें से इन तीनों में से किन दो का रिजल्टेंट कौन होगा? रिजल्टेंट क्या होता है? पहले के हेड से निकलता है, दूसरे के टेल तक जाता है। तो इसमें रिजल्टेंट डी होगा कि एफ होगा कि ई होगा? डी तो किसी के टेल से स्टार्ट नहीं हो रहा है, एफ किसी के टेल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन दूसरे के हेड पे नहीं जा रहा बल्कि टेल पे जा रहा है। तो सिर्फ ई वेक्टर है जो पहले के टेल से निकल रहा है और दूसरे के हेड पे जा रहा है, वो एफ के टेल से स्टार्ट हो रहा है और डी के हेड तक जा रहा है। तो इसमें रिजल्टेंट कौन हो गया मेरा? ई। किस दोनों का सम है ये? एफ वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर। एफ वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर। इज दैट ओके? फिर एक और सवाल हम आपको दे रहे हैं। कि एल एम कौन दोनों का रिजल्टेंट कौन है? रिजल्टेंट कौन है? के है। नहीं, किसका किसका? एल और एम का, क्योंकि वो एल के टेल से निकल करके एम के हेड तक जा रहा है। तो यहाँ पर एल प्लस एम बराबर के होगा। एल को पहले बनाए, फिर एम, एल और एम को हेड टू टेल मैनर में रख दिए। अब पहला के टेल से दूसरे के हेड तक ले गए, तो दैट इज योर रिजल्टेंट। तो एल प्लस एम बराबर के, एल प्लस एम बराबर के। और जैसे अगर हम आपको ऐसा बोल दिए कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर सी है। अब अगर हम बोलेंगे कि रिजल्टेंट बताओ किसका कौन है, तो तुम अटक जाओगे। क्यों अटक जाओगे? कोई भी वेक्टर ऐसा नहीं है कि किसी के टेल से स्टार्ट होकर दूसरे के हेड तक जा रहा हो। ये वेक्टर किसी के टेल से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये बी वाला भी किसी के टेल से स्टार्ट नहीं हो रहा है, सी वाला भी किसी के टेल से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ऐसी परिस्थिति जब भी आए तो आप नेगेटिव वेक्टर का हेल्प लेंगे, इसमें से किसी एक वेक्टर को पलटी कर देंगे। जैसे कि हम सी वेक्टर को अगर पलटी कर दें तो ये वेक्टर का नाम कहलाएगा माइनस सी। सी वेक्टर को पलटी कर दें तो नाम कहलाएगा माइनस सी, और ये होगा एक और ये होगा एक। ये हो जाएगा वेक्टर ए और ये हो जाएगा वेक्टर बी, है ना। ए और बी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किए, सी को पलटी कर दी। कोई रूल नहीं है, आप सी के अलावा ए को भी पलटी कर सकते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा कर दिए तो अब आपको दिख रहा होगा कि एक वेक्टर है इसमें से जो कि पहले के टेल से निकल के दूसरे के हेड तक जा रहा है। तो बेसिकली माइनस सी वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट है किसका किसका? ए और बी का। तो माइनस सी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, माइनस सी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, सी को उधर ले जाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अब प्लस वेक्टर सी बराबर जीरो। लेकिन जानते हो सच्चाई में इसको ऐसे लिखना उचित नहीं है। हमने लिखा क्या चीज़? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर जीरो। लेकिन जो समझदार लोग सब होता है वो इसको ऐसे नहीं लिखता है, बल्कि लिखता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर
प्लस वेक्टर सी बराबर 0 वेक्टर, क्योंकि वेक्टर्स का सम हमेशा एक वेक्टर होना चाहिए। तो वेक्टर की दुनिया के जीरो को हम लोग जीरो नहीं बोलते हैं, बल्कि क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। जीरो के ऊपर एरो लगा देंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे जीरो वेक्टर, या फिर इसी को हम लोग बोलेंगे नल वेक्टर। वेक्टर की दुनिया में जो जीरो होता है उसको हम लोग जीरो नहीं बोलते हैं, जीरो वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि माइनस सी बराबर ए प्लस बी, या सिंपली लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो या जीरो वेक्टर। इज दैट ओके? तो ये बस हम आपको बता रहे हैं कि ट्रायंगल लॉ देख करके आपको समझ में आना चाहिए कि किन दोनों का रिजल्टेंट कौन है। हम एक दो और काम कराएंगे, आप चाहें तो ये सारे केसेस जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लें, ठीक है? वीडियो पॉज करिए, उसको ड्रॉ कीजिए। हाँ, होपफुली आप लिख चुके होंगे। जैसे अगर मैं आपको ऐसा दे दूं, ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है सॉरी ये वेक्टर है बी, ये वेक्टर है सी, ये वेक्टर है डी, और ये वेक्टर है ई, है ना? ठीक। तो अब अगर हम लोग बोलेंगे कि भाई ट्रायंगल लॉ के हिसाब से तुम बोलते जाओ जितना कुछ बोल सकते हो, तो किन दोनों का रिजल्टेंट कौन कौन लिख सकते हो? पहली बात, ये ऊपर वाला ट्रायंगल देखो, ऊपर वाला ट्रायंगल में किन दोनों का रिजल्टेंट कौन है? ई प्लस सी। ई और सी का रिजल्टेंट भी है? नहीं, ई के टेल से निकल रहा है और सी के हेड तक जा रहा है, तो ई प्लस सी बराबर बी। और यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी बराबर वेक्टर ई, बराबर वेक्टर ई, ठीक है क्या? और बाकी तो हो गया। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर बी, ऐसा लिख सकते हैं क्या? आप इस दोनों को ऐड करके देखिए, इस दोनों को जैसे ही ऐड कीजिएगा, हम बोले कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर सी बराबर बी, हम ऐसा इसीलिए बोले कि आप इस दोनों को ऐड कीजिए। जैसे ही आप ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और एक ई वेक्टर भी आएगा। इस साइड में आएगा ई वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो दोनों साइड में ई वेक्टर कट जाएगा, तो आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर बी, बराबर वेक्टर बी, ठीक? लिख लो इसको। तो ढेर सारा हम लोग एग्जाम्पल कर दिए। अब जैसे मान लीजिए हम आपको ऐसा बोल दें, आगे बढ़े, जैसे मान लीजिए हम आपको ऐसा बोल दें एग्जाम्पल के तौर पे कि एक वेक्टर, एक ऑब्जेक्ट पे एक F1 फोर्स लग रहा है जो कि 30 न्यूटन का है, ठीक? और एक F2, इसी ऑब्जेक्ट पे एक F2 फोर्स लग रहा है जो कि 40 न्यूटन का है, और दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है। और हम आपसे पूछे कि दोनों पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो कल तो इसको किए थे पैरेललोग्राम लॉ से। हम ऐसे हम इससे पूछें कि फाइंड नेट फोर्स, फाइंड एफ नेट विच इज F1 प्लस F2, तो इसको हम लोग एक बार पैरेललोग्राम लॉ से कर दिए, पैरेललोग्राम लॉ से तो कर दिए, लेकिन ट्रायंगल लॉ से अगर करना पड़ेगा हमको तो हम कैसे करेंगे? ट्रायंगल लॉ से अगर हमको करना होगा तो हम क्या करेंगे? बोल रहा है कि पहले दोनों वेक्टर को टेल टू टेल नहीं रखो बल्कि हेड टू टेल रखो। तो ये पहला वेक्टर है F1 जिसका मैग्नीट्यूड होगा 30, और दूसरा वेक्टर है F2 जिसका मैग्नीट्यूड होगा 40, जिसका मैग्नीट्यूड है 40। हम इसको यहाँ से उठा करके यहाँ शिफ्ट कर दिए, पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है, कर सकते हैं। तो ये तो 30 है और ये वाला चीज़ 40 हो जाएगा। तो फिर जो रिजल्टेंट होगा
वो ऐसे ड्रॉ होगा और वो क्या होगा F1 प्लस F2, रिजल्टेंट हो जाएगा F1 प्लस F2। ऐसे ही ना बोला कि पहला वेक्टर के हेड पे दूसरा वेक्टर का टेल लग दो और पहले के टेल से दूसरे के हेड तक वेक्टर ड्रॉ करोगे तो वो हो जाएगा वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। ठीक है, तो ये 30 है और ये 40 है, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है। था दोनों टेल टू टेल अरेंज्ड, लेकिन इसको हम पैरेलली शिफ्ट करके हेड टू टेल अरेंज कर दिए, पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है। तो अब ये जो डायगोनल होगा इसका लेंथ कोई बच्चा बता पाएगा क्या? आराम से बता देगा। डायगोनल जो है ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से r का वैल्यू हो जाएगा √30² प्लस 40² दैट इज 50। और अगर रिजल्टेंट का हमको F1 के साथ एंगल बताना होगा तो tan डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाइट बाई बेस दैट इज 40/30 विच इज 4/3। tan डेल्टा 4/3 तो डेल्टा का वैल्यू 53। अपना कॉपी में आप देख सकते हैं कि tan 53 डिग्री का वैल्यू 4/3 लिखा हुआ होगा। सो बेसिकली हम आपको ट्रायंगल लॉ से एक सवाल करके बताए हैं। अब थोड़ा एनालिसिस करते हैं ट्रायंगल लॉ पे, इसके मैथमेटिकल रिजल्ट को समझते हैं। दैट ओके? जरूरी नहीं ना है कि हमेशा फोर्स 90 डिग्री पे होगा। 90 डिग्री पे होगा तब तो तुम ट्रायंगल का तीसरा साइड बता पाओगे, अदरवाइज हर हमेशा ट्रायंगल का तीसरा साइड बताने का आपको कोई फॉर्मूला मालूम नहीं है तो वहाँ पे दिक्कत तो हो जाएगा। तो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको पॉज करके आप लिख लीजिए। रिजल्टेंट जो है एफ नेट वो मैग्नीट्यूड हो गया 50 न्यूटन और एफ नेट जो है F1 के साथ कितना डिग्री में बना रहा है, 53 डिग्री बना रहा है। सॉरी, सुनिए मेरी बात। मैथमेटिकल डिटेल्स ऑफ ट्रायंगल लॉ। सुनिएगा मेरी बात। ट्रायंगल लॉ क्या बोला कि अगर ये वेक्टर A है जिसका मैग्नीट्यूड कैपिटल A है और ये दूसरा वेक्टर B है जिसका मैग्नीट्यूड कैपिटल B है और इन दोनों के बीच एंगल जो है वो कितना है, थीटा। इन दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा, है ना। अब हमसे पूछा गया कि रिजल्टेंट ड्रॉ करो। ट्रायंगल लॉ क्या बोला कि देख भाई रिजल्टेंट तुमको पता करना है तो रिजल्टेंट ऐसे ड्रॉ कर लो। ट्रायंगल लॉ बस इतना बोल के चला गया कि ये रिजल्टेंट होगा, लेकिन इसका लेंथ कितना होगा ये किसका काम होगा, या ये एंगल कितना होगा ये किसका काम होगा, ये काम होगा गणित का, मैथ्स का। तो हम लोग अपना मैथ्स का नॉलेज अप्लाई करते हैं और इस एरो का लेंथ पता करते हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता करते हैं और रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल पता करते हैं। अच्छा, हम यहाँ से चाहते हैं ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, ठीक। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये लेंथ बी है तो ये वाला लेंथ बी कॉस थीटा होगा। आपको इस बात में परेशानी नहीं होना चाहिए, कल भी बताए थे आपको कि अगर ये लेंथ बी है और ये एंगल थीटा है और ये बेस एक्स है और ये हाइट वाई है तो आप कॉस थीटा का वैल्यू लिखेंगे x/b या b कॉस थीटा आपका किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। वही हम x को लिख दिए b कॉस थीटा, या साइन थीटा का वैल्यू लिखेंगे आप y/b या y का वैल्यू जो होगा वो आपका b साइन थीटा हो जाएगा। तो वही हम आपको यहाँ पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ये बेस हो गया b कॉस थीटा और ये हाइट हो गया b साइन थीटा। अब हम आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए। किस पे ध्यान दीजिए, इस बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल का। बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब उसका हाइट है b साइन थीटा, बेस है a प्लस b कॉस थीटा और हाइपोटेनस है r। सुनिएगा मेरी बात, इस बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, √a प्लस b कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस b साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा अब प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को एक साइड में ले आएंगे तो इन दोनों का समेशन में से b स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जिसका वैल्यू होगा 1।
तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना, बी स्क्वायर। अब बच गया क्या, 2ab कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट का वैल्यू वही आया जो पैरेललोग्राम लॉ से आता था। भाई देखो तुम अलग अलग तरीका से आंसर प्राप्त करोगे बट आंसर बदलेगा थोड़ी, रिजल्टेंट का जो वैल्यू है वही रहेगा। और अगर हम इस बड़े वाले ट्रायंगल को फिर से देखें तो tan डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा हाइट बाई बेस। हाइट कितना है, b साइन थीटा, और बेस कितना है, ये तो लेंथ a और ये लेंथ b कॉस थीटा, तो बेस टोटल हो गया a प्लस बी कॉस थीटा। तो tan डेल्टा हो गया b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस थीटा। जो फार्मूला वहाँ आया था वही फार्मूला यहाँ भी आएगा, आंसर थोड़ी ना बदलेगा। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वही रहेगा जो पहले था पैरेललोग्राम लॉ से जो आता था, वही ट्रायंगल लॉ से भी आएगा। बेसिकली अगर तुम ध्यान दोगे ना तो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ दोनों कोई अलग अलग बात है नहीं, दोनों बात एक ही है। हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपको अगर लिखना हो तो इसको पॉज करके लिख लीजिए, फिर थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। देखो जल्दी लिख लो, सुनिएगा। देखो पैरेललोग्राम लॉ ये बोलता है कि ये है अपना वेक्टर A जिसका मैग्नीट्यूड है कैपिटल A, ये है अपना वेक्टर B जिसका मैग्नीट्यूड है कैपिटल B, और दोनों के बीच एंगल है थीटा, दोनों के बीच एंगल है थीटा। तो हम पैरेललोग्राम बना लेंगे और फिर रिजल्टेंट ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया मेरा और रिजल्टेंट, इस एरो का लेंथ हो जाएगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और ये एरो ए के साथ जितना एंगल बनाएगा उसको हम लोग डेल्टा बोल देंगे, इसको हम लोग डेल्टा बोल देंगे। लेकिन क्या ट्रायंगल लॉ भी यही बात नहीं कह रहा है? ट्रायंगल लॉ कह रहा है कि इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ ले आओ, पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ ले आओ और देखो तब फोटो क्या बनेगा। ये वेक्टर जो ए था वो वेक्टर ए ही रहेगा, और तुम देखोगे तो जो वेक्टर ए था वो वेक्टर ए ही रहेगा। वेक्टर ए को पैरेलल शिफ्ट ऐसे कर दी और वेक्टर बी को यहाँ से हटा करके यहाँ पहुँचा। ए जैसे था वैसे ही है, बी को थोड़ा हम यहाँ पे कर दी, तो बी को यहाँ कर सकते हैं ना, करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि पैरेलल साइड जो होता है एक दूसरे के बराबर होता है। जो ये लेंथ है वही ये लेंथ है, और यहाँ से यहाँ ला रहे हैं तुम, इस एरो का डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं। यहाँ भी ये वाला एंगल थीटा ही होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो हम बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ में जो यहाँ पर थीटा था, ट्रायंगल लॉ में वही थीटा यहाँ पे आ जाएगा। और जो चीज़ यहाँ पे पैरेललोग्राम का डायगोनल था वो चीज़ यहाँ पर देखो तो ट्रायंगल का डायगोनल, ट्रायंगल का थर्ड साइड हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, आर। उसका वैल्यू क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, आर जिसका वैल्यू हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ये एंगल हो जाएगा डेल्टा, ये वाला एंगल हो जाएगा डेल्टा। तो जो बात पैरेललोग्राम लॉ बोलता था वही तो ट्रायंगल लॉ बोल रहा है, तो आंसर काहे वेरी करेगा, आंसर वेरी नहीं करेगा। लिखने का अंदाज अलग अलग है बट चीज़ें दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो फाइनल जो कंक्लूजन है वो बस ये याद रखना है कि देखो पैरेललोग्राम लॉ से करो या ट्रायंगल लॉ से करो, रिजल्टेंट का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और एंगल ऑफ रिजल्ट, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए इज डेल्टा, वेयर tan डेल्टा इज हाउ मच, tan डेल्टा इज b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। तो ये दोनों चीज़ चाहे आप ट्रायंगल लॉ से करें या पैरेललोग्राम लॉ से करें, दोनों चीज़ सेम ही रहेगा, आंसर को कोई परिवर्तन नहीं होगा। इधर ओके, थोड़ा आगे बढ़ा जाए, सुनिए मेरी बात। some important point about triangle law. एक दो जरूरी बात है जो हम आपको बताते हैं, ट्रायंगल लॉ में आपको बहुत हेल्प करेगा। whenever it is said, whenever it is given that resultant is perpendicular to smaller one, resultant is perpendicular to
smaller one. Whenever it is given that resultant is perpendicular to smaller one, a smaller vector, अगर ऐसा दिया जाए कि रिजल्टेंट स्मॉलर वेक्टर के परपेंडिकुलर है, देन ड्रॉ द वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, एंड यूज concept of geometry or trigonometry, concept of geometry or trigonometry to draw the to find the answer, ये बात लिखो, हम इसको समझाते हैं। हम अभी जो बात लिखें वो ये लिखें कि जब भी ऐसा दिया जाए कि रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है छोटे वाले के, तो जैसे ही तुमको बोलेगा कि रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है छोटे वाले के, ऐसे केस में तुरंत पहला काम आपको करना है कि ट्राइंगल लॉ के हिसाब से तीनों वेक्टर ड्रॉ कर लेना। थोड़ा सा कठिनाई होगा लेकिन आप कर लेंगे। जब ट्राइंगल लॉ के हिसाब से तीनों वेक्टर ड्रॉ कर लोगे तो जस्ट एक साइड जो है वो परपेंडिकुलर है दूसरे के, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखेगा। उस राइट एंगल ट्राइंगल में या तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे ज्योमेट्री के हिसाब से, या फिर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब चीज़ों का उपयोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से। या तो ज्योमेट्री यूज होगा पाइथागोरस थ्योरम, या ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा, दोनों के हेल्प से आंसर आ जाएगा। आप लिखिए, हम आपको सवाल समझाते हैं इस तरीके का कुछ। चलिए सुनिएगा मेरी बात। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा बोल दें, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 इज परपेंडिकुलर टू F1. Resultant of F1 and F2 is perpendicular to F1. Magnitude of F1 is equal to magnitude of resultant, ठीक है, which is equal to 4 Newton, which is equal to 4 Newton, ठीक। Find magnitude of F2, find magnitude of F2 and angle between F1 and F2, angle between F1 and F2, ठीक है। ये ऐसा सवाल दे दिया, आप सवाल लिख लीजिए। इसको हम लोग ट्रायंगल लॉ से करेंगे। पॉज करके लिखिए। सुनिएगा मेरी बात। आपको क्या बोला कि F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है, जिसको R वेक्टर से दिखाएंगे, वो F1 के परपेंडिकुलर है, वो F1 के परपेंडिकुलर है। और F1 का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दोनों कितना कितना है, 4 न्यूटन। तो बताओ F2 का मैग्नीट्यूड क्या है, एंगल बिटवीन F1 एंड F2 क्या है। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि अगर एक वेक्टर है F1, अगर एक वेक्टर है F1 जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 4, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 4, तो इसमें F2 जुड़ रहा है, इसमें F2 जुड़ रहा है, और जुड़ने के बाद रिजल्टेंट किधर हो जा रहा है, रिजल्टेंट इस F1 के परपेंडिकुलर हो रहा है। तो हम F2 बनाने से पहले ही रिजल्टेंट बना लेंगे। हम F2 बनाने से पहले ही, ये F1 है 4 न्यूटन का, कह रहा है कि रिजल्टेंट तो F1 के परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट F1 के परपेंडिकुलर है, तो वो भी कितना है 4 का। तो क्या हम लोग F2 ड्रॉ कर सकते हैं, क्या हम लोग F2 ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल। रिजल्टेंट जो होगा वो पहले के टेल से निकल के दूसरे के हेड तक जाएगा। तो ये F1 है और ये F2 है। रिजल्टेंट
F1 के परपेंडिकुलर है। रिजल्टेंट का वैल्यू भी 4 है और F1 का वैल्यू भी 4 है। सवाल समझिएगा, कहा कि F1 4 न्यूटन का है, रिजल्टेंट F1 के परपेंडिकुलर है और वो भी 4 न्यूटन का है। अब बोल रहा है कि F2 कितना है वो बताओ और F2 F1 के साथ कितना एंगल बना रहा है वो बताओ। तो हमने पहले क्या किया, F1 ड्रॉ कर लिया और F2 ड्रॉ किए ही नहीं, पहले क्या ड्रॉ कर लिए, रिजल्टेंट। बोल दिया कि रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है तो बना लिए। अब रिजल्टेंट जब बना लिए तो दूसरा वेक्टर ऐसे ही बनाना पड़ेगा ट्रायंगल बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट पहले के टेल से निकल के दूसरे के हेड तक जाता है, तो यहाँ पे दूसरा का हेड हो जाएगा, यहाँ दूसरा का हेड होगा तो दूसरा का टेल पहले के हेड पे होगा। देखो F1 और F2 हेड टू टेल मैनर में अरेंज है कि नहीं है? और रिजल्टेंट क्या है, पहले के टेल से दूसरे के हेड तक जा रहा है और रिजल्टेंट 90 डिग्री बना रहा है किससे, F1 से। मेरा सारा कंडीशन फुलफिल हो गया जो सवाल वाला कहा था। ये ट्रायंगल बनाने में थोड़ा माथा लगाना पड़ेगा, लेकिन हम जानते हैं आप सब लोग बहुत तेज हैं, आराम से इसको बना लीजिएगा। तो ये 4 है, ये भी 4 है। अब हमको इस साइड का लेंथ पता करना है, आराम से हम पता कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का लेंथ कितना होता है, अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, तो अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 रूट 2, रूट 16 प्लस रूट 16 दैट इज रूट 32, 32 में से 32 में से 4 बाहर आएगा, 4 रूट 2। तो हमको ये चीज़ पता चल गया कि F2 जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 4 रूट 2। अब हमको ये पता है 4 है, ये भी पता है 4 है, ये भी पता है 4 रूट 2 है। हमसे सिर्फ F2 का मैग्नीट्यूड पूछा था क्या? नहीं, हमसे F2 का मैग्नीट्यूड भी पूछा था और पूछा था कि F1 और F2 के बीच का एंगल क्या है। तो पहले आप हमको बताइए कि हम यहाँ पर F1 और F2 के बीच, इसको हम लोग एंगल बिटवीन F1 एंड F2 कह सकते हैं क्या? इसको F1 और F2 के बीच का एंगल कह नहीं सकते, क्योंकि एंगल पता करने के लिए पहले दोनों वेक्टर को कैसे अरेंज करना होता है, टेल टू टेल। यहाँ पे पहला का हेड पे दूसरे का टेल है, तो दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन F1 एंड F2। तो एंगल बिटवीन F1 एंड F2 पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, F1 को पैरेलली शिफ्ट करेंगे। F1 को जब हम पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो ये वाला चीज़ जो होगा, दिस इज योर एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर। तो अगर मैं इसको अल्फा बोल दूं तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा। एंगल बिटवीन F1 एंड F2 अल्फा नहीं होगा बल्कि 180 माइनस अल्फा होगा। इस ट्राइंगल को देख के आप अल्फा के बारे में बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? देखो, हमको हाइट पता है, बेस पता है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि tan अल्फा बराबर हाइट बाई बेस। तो tan अल्फा हो जाएगा 4/4 दैट इज 1। अच्छा, tan थीटा 1 होता है तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो जाता है, 45 डिग्री। तो हमारा अल्फा का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। तो हमारा एंगल बिटवीन F1 एंड F2 क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन F1 एंड F2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री दैट इज 135 डिग्री। ये तो 135 डिग्री हुआ, लेकिन कई बार क्या होगा, आंसर आपको डिग्री में नहीं दिया जाएगा, किस में दिया जाएगा, रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमको केवल ध्यान रखना है, हमको ये पता होना चाहिए कि पाई रेडियन जो होता है वो कितना डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो अगर 180 डिग्री है पाई रेडियन के बराबर, ये सारा वैल्यू आपको याद रखना है सर, हम लिख दे रहे हैं। 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है, तो 90 डिग्री किसके बराबर होगा, π/2 रेडियन। 90 डिग्री किसके बराबर होगा, π/2 रेडियन। और 45 डिग्री किसके बराबर होगा, π/4 रेडियन। और अगर ये तीनों चीज़ हमको मालूम है तो 135 डिग्री जो होगा वो कितना हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 45 डिग्री दैट इज 3 टाइम्स ऑफ π/4 रेडियन। 3 टाइम्स ऑफ π/4 रेडियन माने 3π/4 रेडियन। ये डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं, नहीं अगर आपको दिक्कत हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि चूँकि सिंस 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसीलिए देयरफॉर 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन एंड देयरफॉर 135 डिग्री बराबर 135 डिग्री बराबर π/180 मल्टीप्लाइड बाय 135। इसको अगर आप करेंगे तो ये आएगा 3π/4 रेडियन। तो 135 डिग्री आंसर अगर डिग्री में होगा तो लिख दीजिएगा, नहीं रेडियन में होगा तो हो जाएगा 3π/4
4। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। ये वाला टेबल थोड़ा ध्यान रखिएगा सर कि 180 डिग्री पाई रेडियन होता है और यूनिटरी मेथड से कितना भी डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जल्दी से इसको लिख लीजिए, आपका समय है, आप वीडियो पॉज कीजिए, लिख लीजिए इसको। ठीक है, होपफुली आप लिख चुके होंगे। इस तरीके का बहुत सारा सवाल हम अभी आपको कराएंगे जो कि ट्रायंगल लॉ से ही होगा। जैसे कि एक सवाल है, रिजल्टेंट ऑफ टू vectors is perpendicular to smaller one। ये परपेंडिकुलर हम लिखे हैं, छोटा मोटा सिंबल है, याद रखना है, परपेंडिकुलर टू स्मॉलर वन। रिजल्टेंट जो है से छोटे वाले के परपेंडिकुलर है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज हाफ ऑफ the magnitude of larger one, half of the magnitude of larger one। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा बड़े वाले का आधा होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ लार्जर वन। बड़े वाले का मैग्नीट्यूड का आधा है रिजल्टेंट। ठीक, पहला बात पूछे हम आपसे, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। फाइंड angle between the two vectors, find angle between two vectors। ओके, बोल रहा है कि रिजल्टेंट जो है छोटे वाले के परपेंडिकुलर है, अब बड़े वाले के मैग्नीट्यूड का आधा है, तो बताओ रिजल्टेंट दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। और इफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलर वन is 10 Newton, if magnitude of smaller one is 10, magnitude of smaller one is 10, then find magnitude of larger one and magnitude of resultant and magnitude of resultant। सवाल लिख लीजिए, आपको हम बताते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। जल्दी लिख लीजिए। आप वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए। होपफुली आप लिख लिए होंगे। तो थोड़ा सा हम इसको साइड में पहुंचा देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सवाल आप समझ गए? सवाल क्या कह रहा है कि एक कोई छोटा वेक्टर है, एक कोई छोटा वेक्टर है, वेक्टर ए, जिसका मैग्नीट्यूड है कैपिटल ए। ठीक, और एक दूसरा वेक्टर है जो कुछ भी है, बट रिजल्टेंट जो है वो रिजल्टेंट छोटे वाले के परपेंडिकुलर है।
तो रिजल्टेंट छोटे वाले के परपेंडिकुलर बना लिए, वो रिजल्टेंट हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक, और क्या कह रहा, ये छोटा वाला वेक्टर है, ये रिजल्टेंट है, ऑब्वियसली ये वाला चीज जो होगा वो बड़ा वाला वेक्टर होगा, वेक्टर बी, जिसका मैग्नीट्यूड कुछ हो जाएगा कैपिटल बी। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कुछ है आर। सवाल वाला क्या बोल रहा है कि रिजल्टेंट छोटे वाले के परपेंडिकुलर है। ठीक, ए और बी का रिजल्टेंट आर है, ए और बी का रिजल्टेंट आर है। रिजल्टेंट छोटे वाले के परपेंडिकुलर है, लेकिन बड़े वाले का आधा मैग्नीट्यूड का है, तो परपेंडिकुलर तो ड्रॉ कर दिए, बड़े वाले का आधा है। तो एक बात बताओ, अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन दिया हुआ है, तो अगर इस एंगल को मैं अल्फा मानूं, तो आप साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा में कौन सा चीज लिखेंगे? आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच रिलेशन दिया है, तो आपको दे दिया हुआ है कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू बी का आधा। आप अगर अल्फा निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? साइन अल्फा, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच रिलेशन दिया है। तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा? आर बाई बी। साइन अल्फा हो जाएगा आर बाई बी, तो आर बाई बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। आर बाई बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। यस और नो? तो साइन अल्फा हो जाएगा 1/2, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। लेकिन क्या ये अल्फा हमारे ए और बी के बीच का एंगल है? नहीं, अल्फा हमारे ए और बी के बीच का एंगल नहीं है। ए और बी के बीच का एंगल क्या है? ए और बी के बीच का एंगल है 180 डिग्री माइनस अल्फा, दैट इज 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। सो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री अगर कर देंगे तो ये आ जाएगा 150 डिग्री। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि पहला वाला जो क्वेश्चन है कि एंगल बिटवीन बोथ दी वेक्टर ए और बी के बीच एंगल, तो वो आंसर हो जाएगा 150 डिग्री। 150 डिग्री को चाहें तो आप रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? लिखेंगे सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, देयरफॉर 150 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 150 रेडियन। तो ये वैल्यू आ जाएगा 3 × 5 = 15, 6 × 5 = 18, सॉरी 3 × 5 = 15 और सॉरी 6 × 18, 5 × 15, 5 पाई बाई 6। ठीक है ना? इसको काटेंगे तो 5 × 30 हो जाएगा, ये 6 × 30 हो जाएगा, तो 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं एंगल बिटवीन बोथ दी वेक्टर इज 150 डिग्री या 5 पाई बाई 6। होपफुली आपको समझ में आया होगा। दूसरा बात बोल रहा है कि अगर ए का मैग्नीट्यूड है, स्मॉलर वाले का मैग्नीट्यूड 10 है, तो बड़े वाले का मैग्नीट्यूड क्या होगा और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो स्मॉलर वाले का अगर ए है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बता सकते हैं हम किस लॉजिक से? tan अल्फा से। tan अल्फा का वैल्यू हो जाएगा r बाई ए। tan अल्फा का वैल्यू हो जाएगा r बाई ए। ये पहला पार्ट था, ये दूसरा पार्ट है। अल्फा कितना डिग्री आ गया हमको? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा r अपॉन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है सवाल वाला? 10। तो r का वैल्यू हो जाएगा 10 × tan 30। tan 30 इज 1/√3, तो r का वैल्यू हो जाएगा 10/√3। ये तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। और बड़े वाले का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? b का वैल्यू कितना होगा? b का वैल्यू है 2r। यहाँ से अगर देखोगे तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 × r। तो b का वैल्यू 2 × r होगा, दैट इज 20/√3। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आराम से हम लोग इसको लिख सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़े, आप इसको लिख सकते हैं। वीडियो पॉज कीजिए, आराम से लिखिए। हाँ जी साहब, आप लिख लिए होंगे। हम एक और सवाल आपको कराते हैं ऐसा ही। सवाल है सम ऑफ मैग्नीट्यूड of two vectors, sum of magnitude of two vectors is 16।
resultant of them, resultant of the both the vectors, resultant of both the vectors is perpendicular, is perpendicular to a smaller one, perpendicular to a smaller one, and it has magnitude 8, it has magnitude 8. Find magnitude of two original vectors, find magnitude of two original vectors, and also find the angle between both the vector, the angle between both vectors. सवाल लिखिए, फिर हम आपको समझाते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। लिख लीजिए आराम से, आखिरी सवाल कर रहे हैं, रुक जाइए। नहीं, आखिरी सवाल कर रहे हैं, यही इसको डिस्कस करेंगे। इसमें क्या कह रहा है ना, सवाल को पढ़िए। सवाल में कह रहा है कि सम ऑफ कौन, क्या चीज, सम ऑफ मैग्नीट्यूड, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर इज 16, माने दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम 16 है। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर x है तो दूसरे का मैग्नीट्यूड 16 माइनस x हो जाएगा, तभी ना दोनों का सम 16 होगा। और साथ के साथ रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर वन, माने हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम पहला काम करेंगे कि स्मॉलर वेक्टर बना लेंगे, और रिजल्टेंट जो होगा इस स्मॉलर के परपेंडिकुलर हो जाएगा, रिजल्टेंट इस स्मॉलर के परपेंडिकुलर हो जाएगा, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 8 होगा। तो बाकी जो दो वेक्टर्स हैं, बाकी दो वेक्टर्स ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, और ये रिजल्टेंट है। कह रहा है कि ये दो ओरिजिनल वेक्टर है, ये दोनों ओरिजिनल वेक्टर हैं। रिजल्टेंट क्या है, दोनों येलो वाला वेक्टर जो है सो ओरिजिनल वेक्टर है, और जो आपको ग्रीन कलर से लिखा गया है वो इस दोनों का रिजल्टेंट है, जो कि परपेंडिकुलर है, जो कि परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है, छोटे वाले के, जो कि छोटे वाले के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब आपसे बोला गया है, ये भी बताया गया है कि एक येलो वाले का मैग्नीट्यूड कितना है और दूसरे येलो वाले का मैग्नीट्यूड कितना है। अगर पहले वाले का मैग्नीट्यूड कुछ है तो दूसरे वाले का ऐसा होना चाहिए कि दोनों का सम 16 हो, माने पहले वाले का मैग्नीट्यूड अगर मैं x मान लूं तो दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 16 माइनस x। बोल रहा है कि पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड का सम 16 है, तो पहले का मैग्नीट्यूड x बना है तो दूसरे का हो गया 16 माइनस x, और रिजल्टेंट ऐसे हुआ, उसका मैग्नीट्यूड हो गया 8। तो पहले तो x का वैल्यू पता करेंगे। x का वैल्यू पता करने के लिए हम लोग किसका हेल्प लेंगे, हम लोग हेल्प लेंगे ऑब्वियसली पाइथागोरस का, है ना। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर। यस और नो सर, लिख सकते हैं ना, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो अब जब हम इसको लिखेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर 256, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस 32 एक्स। कटने वाला क्या क्या चीज़ होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो 32x बराबर 256 माइनस 64, सो 6 माइनस 4 इज 2, 15 माइनस 6 इज 9, दैट इज 192। सो 32x का वैल्यू हो गया हमारा 192, काटेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 6, x का वैल्यू 6 आएगा तो 16 माइनस x जो आएगा दैट विल बी 10, 16 माइनस 6 जो वैल्यू हो जाएगा 10।
तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये हुआ कि पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 है और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 16 माइनस 6 दैट इज 10। तो क्या हमको दोनों ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता चल गया? पहला वेक्टर जो है छोटा वाला उसका मैग्नीट्यूड है 6 और दूसरा वाला जो बड़ा वाला वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है 10 और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया? 8। अच्छा, दूसरी बात, अगर हमसे इस एंगल के बारे में पूछा जाए, ये एंगल को हम अल्फा मान लेते हैं, तो कोई भी बच्चा tan अल्फा का वैल्यू बता सकता है? बता ही सकता है। tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 6, 8/6 दैट इज 4/3। कल ही हम आपको बोले थे याद करने के लिए tan थीटा अगर 4/3 होता है तो थीटा 53 डिग्री एंगल होता है, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 53 डिग्री। लेकिन दोनों ओरिजिनल वेक्टर के बीच एंगल 53 डिग्री होगा क्या? नहीं, दोनों वेक्टर के बीच एंगल 53 डिग्री नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? 180 डिग्री माइनस अल्फा। तो एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर, एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर इज 180 डिग्री माइनस 53 डिग्री दैट इज 127 डिग्री, है ना? तो आज जो भी हम आपको पढ़ाएं उसमें हम आपको पढ़ाएं कि ट्रायंगल लॉ क्या कहता है। ट्रायंगल लॉ जो कहता है उसके हिसाब से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा और रिजल्टेंट का एंगल ए से कितना होगा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली जो पैरेललोग्राम लॉ कहता है वही ट्रायंगल लॉ भी कहेगा, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √a² + b² + 2ab cos थीटा। और tan डेल्टा जो पैरेललोग्राम लॉ कहता है वही ये भी कहेगा, तो tan डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। हम आपको बोले कि ट्रायंगल लॉ तो वैसे तुम लगा कहीं भी सकते हो, पैरेललोग्राम भी कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन अगर वैसा सवाल दे दिया जाए कि रिजल्टेंट किसी के परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट जैसे ही किसी के परपेंडिकुलर होगा तो बेहतर होगा कि उन सवालों को हम ट्रायंगल लॉ से करें। पैरेललोग्राम लॉ से भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रायंगल लॉ से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों ज़्यादा बेहतर होगा? क्योंकि जैसे ही रिजल्टेंट परपेंडिकुलर होगा किसी के छोटे वाले के, तो हम लोग एक ट्रायंगल लॉ के हिसाब से जब ट्रायंगल बनाएंगे तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम भी मालूम है, साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा भी मालूम है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम या साइन थीटा या कॉस थीटा या tan थीटा, इनके हेल्प से हमारा सवाल थोड़ा आसानी से बन जाएगा। इज दैट ओके? तो आप ये सारी चीज़ें देख लें। अगले क्लास में जब आइएगा आप, तो हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि जो टेबल था साइन 90 के आगे और कॉस 90 के आगे और tan 90 के आगे, उस टेबल को पूरा से आप याद रखेंगे। पिछले क्लास में हम बताए होंगे, है ना, कि साइन 120 डिग्री कितना है, कॉस 120 डिग्री कितना है, ये सब तो वो पूरा याद रखेंगे। साइन 37 डिग्री, कॉस 37, साइन 53, कॉस 53, tan 37, tan 53, ये वाला वैल्यू भी हम 3, 4, 5 का एक ट्रायंगल बता करके बताए थे, तो ये सब भी आप याद रखेंगे। ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ में जो भी इंपॉर्टेंट, पहले तो जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है और tan डेल्टा का फॉर्मूला है वो भी याद रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट बात है वो भी याद रखेंगे। इतना याद रखने के बाद सारा सवाल आप घर पे वापस से एक बार कर लेंगे। क्लास के जितने भी सवाल हैं वो सारे सवाल आप एक बार वापस से कर लेंगे क्लास के। उसके बाद अगर आपके पास कोई बुक हो या आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होंगे तो वहाँ का स्टडी मटेरियल होगा, उसमें अगर आप ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ से संबंधित सवालों को करेंगे तो मैं एकदम आश्वस्त हूँ कि 90% क्वेश्चन आपको फर्स्ट गो में हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग पॉलीगॉन लॉ पढ़ेंगे और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।